नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। और ब्लंटली स्पीकिंग पर हम चर्चा करने जा रहे हैं शेयर बाजार की कि शेयर बाजार अगले सप्ताह यानी कि 22 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक कैसा रहने वाला है। यदि आप देखें तो पिछले सप्ताह 25,327 पे निफ्टी बंद हुआ है और बैंक निफ्टी बंद हुआ है 55,458 पे, जबकि निफ्टी ने 25,449 का हाई छुआ है। और मुझे याद है सुभाष जी ने 25,550 का हाई दिया था और ये भी कहा था कि 25,500 से ऊपर जाने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही, लेकिन फिर भी मैं सेफर साइड दे रहा हूं। तो नेक्स्ट वीक कैसा रहने वाला है बाजार, ये हम सुभाष जी से समझते हैं। और क्या क्या जो डेवलपमेंट हुए हैं यूएस को लेकर, चाइना को लेकर, रशिया को लेकर, जो इंडिया के अंदर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इन सब का शेयर बाजार पर नेक्स्ट वीक पे हम किस तरह का असर देख सकते हैं। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर जी। सभी व्यूवर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे जी फॉलो करते हैं। जी, तो और सुभाष जी नेक्स्ट वीक जो है किस तरह से रहने वाला है? और जिस तरह से अगर आपको याद होगा लास्ट में जब लेवल दिया था तो आपने कहा था 25,550 तो मैं सेफर साइड दे रहा हूं। हालांकि 25,500 भी जाने की संभावना कमी है, लेकिन फिर भी 100 पॉइंट में बढ़ा के दे रहा हूं। तो 25,449 का ही हाई बनाया है पिछले सप्ताह। बिल्कुल सही है जी। जी हाँ, देखिए हम सब एस्टिमेट ही करते हैं। ये जी। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा एस्टिमेट सही निकले, लेकिन फिर भी कोशिश पूरी होती है कि सही निकल जाए, जितना क्लोज रहे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। देखिए निफ्टी पूरे वीक में 213 पॉइंट बढ़ा है ना? और निफ्टी मिड कैप 1.5% बढ़ा और एनएससी स्मॉल कैप जो है वो 2% बढ़ा। हम्म। तो मार्केट बढ़िया रहा है। और यदि हम करेंसी की बात करें तो 88 रुपये 10 पैसा इंडियन रुपी क्लोज हुआ है अगेंस्ट डॉलर। और जो 12 सितंबर को ये क्लोज हुआ था 88 रुपये 27 पैसा। तो ओके। थोड़ा एप्रिशिएट हुआ है 17 पैसे। और इसका रेंज 88 रुपये 34 पैसे से लेके 87-72 तक इसका रेंज रहा है करेंसी का। अच्छा जी, जैसे एक इम्पोर्टेंट न्यूज आपको पता ही है कि H1B वीजा के अंदर 1 लाख की फीस कर दी। जी और जी वो जी। 30 सितंबर से एप्लीकेबल है। हाँ। जैसे कोई आदमी बाहर गया है और वो 22 सितंबर को आना है तो उसको फिर फीस $1 लाख देनी ही पड़ेगी। मतलब ऐसा रूल विदाउट नो टाइम ऐसा बनाना कि भी कोई भी ये मतलब ये कोई टाइम ही नहीं दिया, ये कोई भी सही नहीं है। तो बड़ी-बड़ी कंपनियों ने सबने अपने एम्प्लॉइज से रिक्वेस्ट की है कि भाई जो यूएसए से बाहर हैं वो आ जाएं और 21 से पहले-पहले इंश्योर करें। तो मतलब ये बड़ी सुभाष चीज़। जी, जैसे हम लोग ट्रम्प को समझ ही रहे हैं कि मतलब वो रोज रातों रात पता नहीं रात में क्या सोचते हैं, सुबह उठ के जो है ना नया बयान दे देते हैं, नया भाषण दे देते हैं, नए मतलब ये रूल्स लागू कर देते हैं। तो आखिर मतलब क्या ट्रम्प अमेरिका को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, या मतलब उनको क्या लग रहा है कि कुछ जल्दबाजी दिखाई दे रही है कि ट्रम्प ने जो एक वो दिया था कि भाई अमेरिका को अगेन ग्रेटर बनाना है, तो उस ग्रेट अमेरिका बनाने के चक्कर में चीजों खराब तो नहीं कर रहे हैं, वर्ष तो नहीं कर रहे हैं। हाँ, मतलब अभी ये देखिए, पहले जो वीज़ा फ़ीस थी वो $1,000 से $4,500 के बीच में थी। जी और अब सडन $1 लाख कर दी, जो कि जी बहुत वो है मतलब एक्सॉर्बिटेंट फिगर है। और जी। इतनी इस चीज़ को मतलब एप्रिशिएट कोई भी नहीं करेगा। दूसरी बात, इंडियन कंपनीज़ इतनी अब डिपेंडेंट नहीं है H1B वीज़ा के ऊपर। कई सालों से अपनी डिपेंडेंसी कम करते जा रहे हैं। हालाँकि आप बड़ी कंपनियों को देखोगे तो अमेज़न, गूगल, एप्पल इन ये हायरिंग ज़्यादा कर रहे हैं इंडियन H1B वीज़ा के अगेंस्ट। तो इफ़ेक्ट तो देखो इंडियन भी कंपनीज़ होंगी, क्योंकि मैं समझता हूँ 10,000 टॉप 5 कंपनी इंडियन कंपनीज़ के देखें तो लास्ट ईयर 10,000 H1B वीज़ा दिया गया है। हाँ तो जी। 10,000 का मतलब $1 लाख उस पर कॉस्ट लगाएँ तो $1 बिलियन की इफ़ेक्ट पड़ेगा। है ना? तो ये 80 बिलियन यूएस डॉलर का इनका रेवेन्यू है, तो $1 बिलियन का ये सीधा इम्पैक्ट इनको पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि जो छोटी कंपनियां हैं या स्टार्टअप्स हैं,
उनके लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है कि $1 लाख दे के और अपने काम को कंटिन्यू करना, इनके लिए तो स्टार्टिंग में स्ट्रगल हो जाएगी। तो ये बहुत सी चीजें देखनी पड़ेगी और ऐसे रूल निकालना मैं समझता हूँ टोटल टेक इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करेगी और वो किसी के बेनिफिट में नहीं है, न इंडिया के बेनिफिट में, न यूएस के बेनिफिट में। यूएस के भी बहुत सारी इंडस्ट्री वो एकदम, एक तो टाइमली 2 महीने का 3 महीने का टाइम देख के कोई रूल बनाना था तो बनाए। लेकिन भाई साहब, अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना अगर देख के टाइम बना भी देते तो उससे भी इतना फायदा क्या होने वाला था। भाई आप ये देखिए, लगभग अगर $1 लाख की बात करें तो यानी कि $8,500 पर मंथ अप्रोक्सीमेटली जो है ना किसी भी कंपनी को पे करना पड़ेगा। तो जितनी अगर पता लगता है वो सैलरी दे रहे हैं उतना ही आपको वीजा के लिए कॉस्ट देना पड़ रहा है। तो यानी कि अगर बाहर का कोई फॉरेनर रिसोर्स आप हायर करते हैं तो अपनी सैलरी का डबल आपको प्लान करना पड़ेगा। हाँ, मतलब देखिए इसका मतलब ये है जो छोटे वर्कर हैं वो तो प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे मान लो जिसकी सैलरी लाख $1.5 लाख थी, उसके लिए अब उसको 1 लाख 1.5 लाख सैलरी भी दें और एक उसका वीजा एवरी ईयर $1 लाख दें, तो वो कंपनियों के लिए भी वायबिलिटी नहीं है। तो ये ऑन साइट वर्क हट जाएगा, ऑफ साइट वर्क हो सकता है कन्वर्ट हो हो जाए, जाए। यहीं पर ही राइट। इंडिया के अंदर ही बैठ के आउटसोर्स करते रहें। तो मतलब जो सर्विस वहां दे रहे थे यूएस में बैठ के वो नहीं होगी। और तो ये बहुत तो सारी सुभाष सुभाष जी, अगर आपकी इस बात को हम समझें तो क्या इससे जो है अमेरिका के अंदर मतलब जो काम हो रहा था वो और कम हो जाएगा और दूसरे देशों के लिए अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है, जिस तरह से बीपीओ एंड ऑल चल रहे थे और चल रहे हैं। मतलब मोर देन 70% H1B वीजा इंडिया ही लेता था और जी। 12-13% चाइना लेता था, बाकी सब रेस्ट ऑफ कंट्रीज है। तो ये ओके। ये जो रिस्ट्रिक्शन हुई है वो इंडिया पे ही हुई है, ये मान के चलें। ओके। 71% इंडिया यूज कर रहा था H1B वीजा को। ओके। तो ये मोस्ट इंडिया और यूएस ही अफेक्टेड है। और क्योंकि और दैट काइंड ऑफ सप्लाई इंटेलिजेंटली वो और कोई कंट्री कर भी नहीं पा रहा था और रिप्लेसमेंट इसकी मिलेगी भी नहीं। वहाँ के लोकल टैलेंट के अंदर उनको रिप्लेसमेंट मिल जाए कंपनियों वालों को, ये जरूरी नहीं है। तो डिसरप्ट सारी इंडस्ट्री होगी टेक्नोलॉजी के ऊपर। जी। तो ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस हैं, तो है नहीं। यानी कि मतलब ट्रम्प ट्रम्प ओवरऑल सुभाष जी, जैसे टैरिफ को लेके और फिर उसके बाद ये जिस तरह से आपने वीजा का बताया कि 72-73% जो है इंडिया इस वीजा को यूज कर रहा था, यानी कि ट्रम्प सारा का सारा प्रेशर किसी ना किसी तरह से इंडिया को दबाने के लिए कर रहे हैं कि चलो टैरिफ नहीं तो ऐसे आ जाओ, ऐसे नहीं तो ऐसे आ जाओ। तो इसका मतलब कि आगे भी कुछ और भी नया बम फोड़ सकते हैं वो, और उससे वो इंडिया को मतलब किस तरह देखिए, से दबाव में आ रहा है। अभी अभी इंडिया और यूएस का ट्रेड के लिए पॉजिटिव बात चल रही थी जी। और ट्रेड लग रहा था कि भी अक्टूबर नवंबर में हो जाना चाहिए और हो भी जाएगा। लगता तो यही है कि इसको यदि सब लोग इग्नोर करके चलेंगे तो हो भी सकता है। लेकिन यह है कि ये डिसरप्ट करना बीच के अंदर, ऐसे पॉइंट, ऐसी बातचीत के बीच के अंदर ऐसी रूल लाना, ये इरिटेंट है। किसी हम्म। गवर्नमेंट को, किसी स्वाभिमान गवर्नमेंट को ये इरिटेंट लगेगा, है नहीं। तो ये एक नहीं होना चाहिए था। और यदि आप हमारे इक्विटी मार्केट का सेंटीमेंट देखें तो जी। अभी भी एफपीआई की सेलिंग रही है 1327 करोड़ की पिछली वीक, जी। है नहीं। और वहीं पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने 11,177 करोड़ का बाई किया है। हम्म। और आप यदि पीएसयू बैंक देखें तो वो 5% बढ़ा है। रियल्टी रियल्टी देखें, रियल एस्टेट के शेयर्स वो 4% बढ़े हैं। डिफेंस के 3.4% शेयर बढ़े हैं। एनर्जी और ऑयल एंड गैस के 2% बढ़े हैं। एफएमसीजी जो है हमारा ½ % गिरा है। तो मार्केट में थोड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट बढ़ा है और मुझे लगता है कि अभी भी सेंटिमेंट इसको इग्नोर करके चल सकता है मार्केट में। और ये भी है कि कोर्ट के अंदर जो वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं कि ये ऐसे ऑर्डर देना ये किसी के इंटरेस्ट में नहीं है और कोई ऐसा कोई सिक्योरिटी रीजन नहीं है, कोई भी नेशनल सिक्योरिटी को उनको हर्ट कर रहा है कि इमीडिएट करना है। ये तो कोई भी ऐसा डिसीजन कोई बहुत लेना तो मेरे ख्याल कोर्ट के अंदर भी कंपनियां जाएगी। एक चीज और करी थी जो है ना, ये चाबार बंदरगाह है हमारा ईरान के अंदर, उन जी। अमेरिका ने
उनके प्रतिबंधों को दी गई छूट वापस लेने का ऐलान किया है ना? ओके। तो हाँ, तो और इससे इससे क्या किस तरह का इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव? देखो, इम्पैक्ट तो अभी समझना पड़ेगा। बाकी ये मेरे ख्याल अभी इसको प्रतिबंध हटाया है। जो प्रतिबंध लगा रखे थे, जब तो पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और प्रतिबंधों से छूट दी गई है। इससे मैं मतलब यही समझता हूँ, जो पहले प्रतिबंध लगाए थे ईरान के ऊपर, रिस्ट्रिक्शंस वो हटा लिए हैं। ओके। वो बंदरगाह हमारा खुल जाएगा, और उससे तो हम आवाजाही नहीं कर पा रहे थे, वो हो जाएगी। वो कर तो एक, पाएंगे। हाँ, तो वो हमारा इजी रूट है ना, जो घूम यानी कि के आ सकते पॉजिटिव हैं। इम्पैक्ट है, इसके ऊपर हम देख पॉजिटिव सकते हैं इसका। इम्पैक्ट रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। जी, हाँ जी। हैं? और दूसरी बात ये है कि मिड कैप और लार्ज कैप, ये मैंने बताया जैसे कि ये पॉजिटिव में, ज्यादा पॉजिटिव में रहे हैं, है ना? और तो इसका मतलब ब्रॉड बेस्ड तेजी है। और यहाँ पे जो ग्लोबल मार्केट है, नेस्डैक, डो जोन्स, S&P 500, ये सारे बढ़े हैं। 0.37 डो जोन्स बढ़ा है फ्राइडे को, S&P 0.49 बढ़ा है, नेस्डेक 0.72% बढ़ा है। तो ये और ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई पे रहे चल रहे हैं ये। ओके। और गोल्ड भी हमारा ऊपर रहा है, क्रूड के प्राइसेस नीचे चल रहे हैं, ये पॉजिटिव है। तो मार्केट में सेंटीमेंट थोड़ा पॉजिटिव ही है। बाकी तो अगर देखिए, अगर अगर सुभाष जी मार्केट में सेंटीमेंट्स पॉजिटिव हैं, जैसे 22 सितंबर यानी कि सोमवार को जीएसटी भी लागू हो रहा है, जो नए वाले स्लैब्स हैं वो भी लागू हो जाएंगे, और अगर मार्केट से आपके जो कह रहे हैं कि क्यूज आपको पॉजिटिव दिखाई देते हैं, और ये तीसरा जो ट्रम्प ने वीजा के ऊपर फीस बढ़ाई है, तो ये तो निगेटिव है। तो इन सबका मिला जुला असर हम मार्केट में सोमवार को किस तरह से देख सकते हैं? देखिए क्या है कि ग्लोबल मार्केट तेज है, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव है। वहाँ पे 25 पैसा फेड ने रेट घटाया है ना? लिक्विडिटी अच्छी है ग्लोबल मार्केट में। तो यदि ये वीजा का इतना इम्पैक्ट, ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, $1 बिलियन का आ रहा है। तो अदरवाइज तो वहाँ लिक्विडिटी गुड है, तो आईटी कंपनीज अच्छा काम करेगी, है ना? और ओके। इसका रिप्लेसमेंट यदि हम होम वर्क फ्रॉम होम से करके इसका रिप्लेसमेंट करके, हो सकता है ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़े। ये अभी इस पे रिपोर्ट आएगी इंडस्ट्री की, नेस्कॉम वगैरह की, कि कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। मेरे ख्याल तो ये नलीफाई हो जाएगा, क्योंकि ये वर्क फ्रॉम होम और ओन सोर्स नहीं हो रहा, तो ऑफ शोर करेंगे। तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, और ये ज़्यादा डिपेंडेंसी टॉप की कंपनियों की तो नहीं है। तो मतलब ग्लोबल क्यूज बहुत बढ़िया है। फेस्टिव डिमांड रहेगी। 22 सितंबर से जीएसटी का रैशनलाइजेशन इंप्लीमेंट हो जाएगा, है नहीं? और आगे इंडिया में भी रेट कट होने की उम्मीद है। फेड के भी 2 रेट कट इस साल हो जाएंगे, 1 रेट कट अगले साल होगा मार्च 26 तक। तो 3 जी। रेट कट 25-25 पैसे का होने से ग्लोबल लिक्विडिटी आसान हो जाएगी। और एफपीआई फ्लोज जो है ना, एफपीआई जी ने भी क्या किया है, जैसे हमारी वैल्यूएशन थोड़ी ज्यादा है, तो पीएसयू बैंक है जैसे, उनकी वैल्यूएशन कम है तो वो खरीद रहे हैं। जहां वैल्यूएशन ज्यादा लग रहे हैं वो बेच रहे हैं। तो हो सकता है उनका रुझान आने वाले टाइम में, जो नेट नेगेटिव है, वो पॉजिटिव में टर्न कर जाए। तो ये अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़े थोड़े पॉजिटिव हो रहे हैं। और हमारे अक्टूबर के ये जो थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है ना, वो अच्छा रहना चाहिए, ये उम्मीद है नहीं? क्योंकि हमारी जो इन्फ्लेशन है, अगस्त का जो इन्फ्लेशन आया है, वो 2.1% आया है। और अभी हमारा मैन्युफैक्चरिंग का, सर्विस सेक्टर का पीएमआई वो डिक्लेयर होना है नेक्स्ट वीक। वो हमें देखना पड़ेगा। बाकी वो पॉजिटिव रहने हैं, तो उससे भी सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा। और हमारा जीएसटी कलेक्शन वगैरह, क्योंकि बेटर कलेक्शन करने से और रेट कम करने से, ये बहुत जीएसटी रैशनलाइजेशन, ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा ये रिफॉर्म है। और आगे है ना, लैंड और लेबर रिफॉर्म भी करने की उम्मीद है। और गवर्नमेंट विल टेक नेसेसरी स्टेप। तो ये सारी चीजें को देखते हुए ना, मार्केट जो है
वो बहुत अभी नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव में ही रहना चाहिए। तो मैं तो सोचता हूँ सुभाष जी जैसे आप कह रहे हैं नेगेटिव नहीं पॉजिटिव ही रहना चाहिए, बड़ा रिफॉर्म है। अब अभी एक चीज देखें कि भाई नवरात्रि भी 22 से शायद शुरू हो रहे हैं और जीएसटी का जो स्लैब भी है नया वाला 22 से ही लग रहा है। तो नवरात्रि में हमेशा जो है खरीदारी बढ़ जाती है, क्योंकि श्राद्ध अभी चल रहे हैं, तो श्राद्धों में नॉर्मली जो ना हिंदू परिवार जो है ना खरीदारी वगैरह रोक देते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जो इन चीजों को मानते हैं। तो जब अगर हाँ ये जी, खरीदारी बढ़ेगी तो इन सब चीजों का क्या अब मार्केट में इम्पैक्ट हम कुछ बड़ा अच्छा देख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पेंट अप डिमांड बनी रहेगी, जो अभी तक रुकी हुई थी। जिन्होंने कारें नहीं खरीदी थी क्योंकि अब सस्ती हो जाएगी 22 सितंबर से, फ्रिज नहीं खरीदे थे, एसी नहीं खरीदा था, रूटीन कंजम्पशन का आइटम तो आप अवॉइड नहीं कर सकते, जनरल कंजम्पशन बहुत अच्छा रहेगा, कंजम्पशन डिमांड बढ़ेगी। तो ये सब पॉजिटिव है। और ये लोगों को समझ आएगी कि ये जीएसटी रैशनलाइजेशन हुआ है, ये बहुत पॉजिटिव की तरफ है। तो मैं सोचता हूँ जो निफ्टी हमारा 25,327 क्लोज हुआ था इस वीकेंड में, हाँ जी। ये 24,950 से 25,950 के बीच में रहना चाहिए यानी कि इस जो वीक। इस बार आप जो नेक्स्ट वीक के लिए रेंज दे रहे हाँ, हैं 22 22 सितंबर से लेके सितंबर 26 से, तक, हाँ, तो इसके बीच में रहना। 24,950 से 25,950। हाँ जी। और वेरी। बैंक निफ्टी 55,459 क्लोज हुआ था। हाँ जी। तो ये 54,900 से 56,800 रहना चाहिए। अच्छा, 54,900 से 56,800। हाँ जी, हाँ जी, 54,900 से 56,800। तो ये मैंने थोड़ा सा वो दिया है, हाँ सो बिल्कुल, मतलब आपने आपने जो रेंज दी है निफ्टी दी है 24,950 से 25,950, और हाँ, बैंक निफ्टी दी है 54,900 से लेकर 56,800, यानी कि 1,900 पॉइंट की। वैसे नॉर्मली सुभाष जी आप हमेशा राउंड फिगर में देते हैं 2,000, 1,500, हाँ, इस हाँ, बार तो 2000 से 1,900 कहाँ लास्ट से आया? टाइम 1400 दी थी, 700, 1400, नहीं तो मेरे को जो कैलकुलेशन बन रही थी वो यही बन रही थी। तो मुझे लग रहा है धीरे धीरे करके कंसाइज करते जा रहे हैं अपने लेवल को। हाँ जी, हाँ जी। जी। तो तो सुभाष जी भी एक चीज और बताएं, जिस तरह से गोल्ड के प्राइसेस एकदम से तेजी पकड़े जा रहे हैं, ये क्या मतलब कहाँ ले जाएंगे? पहले तो हमें लगता था लाख ही नहीं छुएगा, अब तो लाख भी पार कर गया, अब 1.25 लाख की तरफ बढ़ रहा है। क्या 1.25 लाख दिवाली में 1.25 लाख तो नहीं हो जाएगा? देखो, ऐसा है रविंदर जी, जब रसिया की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, यूक्रेन पर वार किया, तो यूएसए ने क्या किया, जो उनके डॉलर में जो रिजर्व्स थे वो सारे फ्रीज कर दिए और जी। सारे बैंकों के इंटरनेशनल रिलेशंस क्लोज कर दिए। तो इनकी दादागिरी है ये। तो इंडिया ने एकदम उस टाइम रियलाइज किया और चुपचाप इंडिया ने गोल्ड आरबीआई ने गोल्ड रिजर्व्स बढ़ाने शुरू कर दिए ओके। और यूएस डॉलर का रिजर्व्स थोड़े कम करने शुरू कर दिए। हम्म। चाइना ने भी गोल्ड रिजर्व्स बढ़ाना शुरू कर दिया। इस तरह से और बहुत सारी कंट्रीज ने गोल्ड रिजर्व्स बढ़ाने शुरू कर दिए। तो क्योंकि गोल्ड इज द सेफेस्ट। और अभी तो ये मान लो डॉलर जो है कभी भी वो फ्रीज व्रीज कर दिया तो दादागिरी होगी ना एक अमेरिका की, और इनकी जी जी। दादागिरी तो नजर आ भी रही है। तो ये और ये इंडिया और चाइना और अफ्रीका, ब्रिक्स कंट्रीज ने महसूस किया है कि डॉलर का कोई रिप्लेसमेंट लेके आए। हाँ। तो वो और भी आई आई थिंक डॉलर के जो रिप्लेसमेंट लाने की बात है, उसी से तो ये ट्रम्प दादा जो है ना बिलबिलाए हुए हैं। हाँ, वो बिलबिलाया हुआ है। और ये इंडिया अब ये सारी कंट्रीज मिलके आने वाले टाइम में इसका रिप्लेसमेंट कोई ना कोई मैकेनिज्म निकाल ही लेंगे। अभी तक तो इंडिया जैसे अपना रुपी ट्रेड है वो 20-22 कंट्रीज से चालू कर दिया है। और अपना गोल्ड का करंट 90 बिलियन यूएस डॉलर का हमारा फॉरेक्स रिजर्व है। छह सौ जी। अठानवे बिलियन यूएस, मतलब गोल्ड रिजर्व 698 बिलियन यूएस डॉलर का हमारा फॉरेक्स रिजर्व है। तो हम बहुत कंफर्टेबल पोजीशन के ऊपर हैं। और तो और ये नेक्स्ट वीक सुभाष जी क्रूड ऑयल किधर जाता हुआ दिख रहा है? अभी ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा? अभी अभी क्रूड के जो प्राइसेस है ना, ये थोड़े से सॉफ्ट हुए हैं। और देखिए मैं अभी स्टेबल ही रहेंगे, कोई ज्यादा ऊपर नीचे नहीं है, टेक्निकल छोटा मोटा नीचे ऊपर रहेगा, कोई बड़ी ओके। चेंज होने की उम्मीद नहीं लग रही। और बड़ी गोल्ड चेंज में होगी। भी बहुत ज्यादा बड़ी की उम्मीद नहीं है, अब थोड़ी बाइंग रुक गई है। तो देखते हैं।
तो सुभाष जी, जैसे आपने कहा बाइंग रुक गई है, देखते हैं, और जैसे मैंने कहा कि वे नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, त्योहारी सीजन है, दिवाली भी आने वाली है, तो इन सब चीजों को मद्देनजर देखते हुए गोल्ड की तो मतलब मांग बढ़ेगी। तो जब देखो मांग बढ़ेगी क्या तो क्या होता है प्राइस भी बढ़ेंगे? और नहीं, ये मांग कैसे बढ़ती है, जो ज्वेलर्स है ना ये पहले ही ले लेते हैं गोल्ड, है अच्छा। ना? तो अभी डिमांड इस टाइम पे तो वो तो मतलब इतना उसका इम्पैक्ट नहीं है कि अब जो 1 महीने 2 महीने जो डिमांड रहेगी फेस्टिव सीजन की, उसकी बाइंग पहले ही हो चुकी है। ओके, ओके। यानी यानी कि जो मतलब रिटेलर्स ने खरीदना है उसका वो सारा हाँ, काम पूरा हो गया, ज्वेलर्स वगैरह हाँ, ने हाँ। अपना बाई कर लिया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सुभाष जी, आई थिंक मैं समझता हूँ इस वीक का जो एनालिसिस है आपने बड़ा अच्छे से समझाया है। ट्रम्प के भी सिचुएशन समझाई है, और मार्केट में जो नेक्स्ट वीक का आपने बताया है कि निफ्टी जो है 24,950 से लेके 25,950 के बीच में रहने की संभावना है। बैंक निफ्टी आपने बताया 54,900 से लेके 56,800 रहने की संभावना है। और हमेशा मैं दर्शकों को ये कहता ही हूँ कि भई ये जो हम लोग प्रोग्राम करते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए करते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए करते हैं, ताकि लोग फाइनेंशियली अवेयर हो सकें। और शेयर बाज़ार कोई सट्टा बाज़ार नहीं है। यहाँ पे आप निवेश करके ही और सही निवेश करके ही पैसा बना सकते हैं। और जब भी आप निवेश करें तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें, क्योंकि हम इस कार्यक्रम के दौरान किसी भी तरह की आपको खरीदने या बेचने की सलाह नहीं देते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारा पर्पज़ यही होता है कि आप इस छोटी-सी हमारी चर्चा में आप फाइनेंशियल मार्केट को समझ सकें। और उससे क्या होता है कि जब कोई वित्तीय सलाहकार भी आपको सलाह दे रहा होता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो सलाहकार जो आपको है, सिर्फ अपने लिए तो कहीं गलत सलाह तो नहीं दे रहा है, आपको फँसा तो नहीं रहा है, तो आप उससे सवाल-जवाब कर सकें। तो ये हमारा एक मुहिम है। सुभाष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप संजीव भाई हमेशा व्यूअर्स की का तरह भी जुड़ जाते हैं, और हाँ जी, कार्यक्रम हमारा चलता रहता है। कई बार मतलब लगता है कि मतलब यही एक ऐसा कार्यक्रम है जो मैं कर रहा हूँ, और जिसको लगातार कभी भी किसी भी वीक में ड्रॉप नहीं हुआ, चाहे कोई भी कारण रहे हो। मुझे याद है कि लास्ट वीक आपने शेयर किया था प्रोग्राम खत्म होने के बाद कि भाई कैटरेक्ट का ऑपरेशन भी आपने इस कार्यक्रम को मद्देनजर रखते हुए कि मंडे करा लिया था, ताकि मैं अपना थर्सडे तक, फ्राइडे तक ठीक हो जाऊँ बिल्कुल। तो हाँ, उस बिल्कुल, सारी बिल्कुल। चीज़ों का उसमें आप बना के रखते हैं, देखते हैं। अभी आज भी मैं जैसे बाहर था तो कार से ही लाइव हो रहा हूँ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सुभाष जी, और मैं समझता हूँ ये चर्चा बहुत-बहुत चलती धन्यवाद रहेगी, सभी व्यूअर्स और का भी लोग भी बहुत-बहुत जुड़ते धन्यवाद। जा रहे हैं, लोग भी इस चर्चा को बड़ा पसंद कर रहे हैं। क्योंकि उनको हाँ, लगता है कि भई हम सिर्फ खाली ज्ञान नहीं दे रहे हैं कि आप ये खरीद लें, ये बेच दें, क्योंकि उनकी जो लिटरेसी है, उनका जो अवेयरनेस है, वो इससे बढ़ता जा रहा है, तो उनको लगता है कि वह भी कुछ उनको सीखने को मिल रहा है। तो बहुत-बहुत बिल्कुल, धन्यवाद सुभाष जी आपका। धन्यवाद जी, धन्य